हेलो डियर स्टूडेंट्स। राजेंद्र सर फिजिक्स राजेंद्र सर फिजिक्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि बिल्कुल फुल छोटी मोटी बातों का ध्यान रखते हुए हर तरह के कंसेप्ट को क्लियर करना। आज ये गॉस लॉ का फोर्थ लेक्चर है। गॉस लॉ का फोर्थ लेक्चर है। इसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एंड कंडक्टर। और यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस आया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गॉसियन सरफेस। यहाँ पर भी लिखा हुआ है गॉसियन सरफेस, राइट। तो आपको ये जानना है कि गॉसियन सरफेस मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ। आज एक नए एंगल से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना बताऊंगा। और जो हैं टॉपिक सिलेबस में जो हैं उन सबको आज मैं कवर करूँगा। केवल नीट के लिए नहीं, बोर्ड लेवल को भी ध्यान में रखते हुए मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम भी तो आप लोगों को देना है। तो इसलिए थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। थ्योरी भी उतनी ही पढ़ानी है जो बोर्ड लेवल में आए, और साथ में नीट को भी देखना है। तो आइए, हाँ तो आइए, फोर्थ लेक्चर का आज हम अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कहनी है। मैंने अब तक 3 गॉस लॉ पर आधारित 3 लेक्चर लिए हैं। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे राजेंद्र सर फिजिक्स, तो आपके मेरे सभी पुराने वीडियो मिल जाएंगे, और गॉस लॉ टैग लगा देंगे तो गॉस लॉ से संबंधित सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि एक स्फेरिकल बॉडी है जिसको हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, और यहाँ सिलेंड्रिकल बॉडी है और ऐसा शेप में डोके। ये सब क्या है, आज ये क्लास खत्म होने के बाद इससे अच्छी तरह से रूबरू हो जाएंगे, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो गॉस लॉ को एक नए अंदाज में पेश करेंगे। हाँ, एक चीज़, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना उसी वक्त, और सब्सक्राइब करना बेल आइकन बजाकर। ये सब आपके मन के ऊपर है, अगर आपको पसंद आया हो तो करें। आज गॉस लॉ को एक नए अंदाज में हम देखेंगे। तो गॉस लॉ के अनुसार अगर कोई इंक्लोज्ड स्पेस किसी चार्ज को इनसाइड में, अगर मान लेते कोई एक सरफेस है और उसके अंदर चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है, ओके। तो इससे होकर टोटल फ्लक्स कितनी आएगी? एक चीज़ याद रखना कि ये गॉसियन सरफेस 3 डायमेंशनल है। मतलब 3 डायमेंशनल, जैसे कि स्फेरिकल बॉडी फुटबॉल है, जैसे फुटबॉल 3 डायमेंशनल है, उसको स्फेरिकल बॉडी बोलते हैं, उस तरह का। तो चार्ज जो है उस तरह के सरफेस के अंदर जो इनक्लोज्ड है, तो उसके कारण फ्लक्स क्या होगा? तो गॉस लॉ में मैंने बताया था कि फ्लक्स होगा, दो तरीके से निकालते थे। तो गॉस लॉ के अनुसार फ्लक्स ई डॉट डी ए ओवर क्लोज सरफेस, ये इंटीग्रल क्या हुआ? ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड द क्लोज सरफेस बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो ये गॉस थ्योरम है। तो जो फ्लक्स है, अभी तक हमने फ्लक्स पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमें जहाँ तक लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमने फ्लक्स पर सॉल्व किए हैं। कभी फ्लक्स कभी इसके इक्वल करके, या फ्लक्स कभी इस फार्मूला के इक्वल करके। तो आज हम इस फार्मूला को विस्तार से देखेंगे। तो फ्लक्स फाई जो है, गॉस थ्योरम कहता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, सरफेस डी ए
इज जस्ट इक्वल टू क्यू इंक्लाइंड इन अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस इसलिए नाम लिया कि किसी भी सरफेस में नहीं, गॉसियन सरफेस यानी गॉस लॉ यूज करने से पहले गॉसियन सरफेस जो है ड्रॉ करना पड़ता है। तो वो गॉसियन सरफेस किस तरह का ड्रॉ करेंगे? अब मान लेते हैं कि जब कैसे ड्रॉ करेंगे, ये इसी फार्मूला के अंदर छिपा हुआ है सभी चीज़। इस फार्मूला को अच्छी तरह से देखिए। अगर इसे कैलकुलेट करना है और मान लेते हैं ई जो है हर पॉइंट पर, जैसे मान लेते हैं क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1 है, E2 है, यहाँ E3 है, E4 है। कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। E1 नॉट इक्वल टू E2 नॉट इक्वल टू E3 नॉट इक्वल टू E3 एक्सेट्रा। तब उस केस में इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ई कांस्टेंट हो जाए एनी हाउ तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। पता है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फर्दर ये क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। आपको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट को या जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं ब्रेक करते हैं तो कॉस थीटा आता है। तो दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ई को कांस्टेंट करना है, तो क्या करें हम? अगर सपोज करो अगर ई एनी हाउ कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के बाहर। ओके, अब यहाँ बच जाएगा डी ए कॉस थीटा। अब मान लेते हैं कि थीटा जो है, अब ये इंटीग्रेशन कुछ हद तक जो है इजी हो गया। अब केवल डी ए देखना है और कॉस थीटा देखना है। तो गॉस सरफेस ऐसा ड्रॉ करेंगे, पहली बात यहाँ लिख देता हूँ, जिसमें ई मैग्नीट्यूड ऑफ ई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो। दूसरा पॉइंट, इनक्लोज्ड इनक्लोज्ड थ्री डायमेंशनल सरफेस हो, थ्री डायमेंशनल सरफेस हो। ओके, that encloses that encloses considered charge। ओके, तीसरा मेन पॉइंट है कि ई या तो परपेंडिकुलर हो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, या ई जो है पैरेलल हो एरिया वेक्टर के। ओके, तो अगर ऐसा करेंगे तो कॉस का दो ही वैल्यू आएगा। मान लेते हैं 0 डिग्री है कॉस, थीटा क्या है, यहाँ थीटा क्या है 0 डिग्री। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ई केवल इंटीग्रल बच जाएगा डी है, ये हो जाएगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में तो सब जीरो हो जाएगा, फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा, जीरो, सब कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट को कंसिडर करते हुए गॉसियन सरफेस एक्सप्लेन किए, एक गॉसियन सरफेस यूज करते हैं। अब आगे देखें और थोड़ा अच्छा से समझने के लिए, मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज, एक मिनट, मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज Q है यहाँ प्लेस्ड। ओके, और
इस चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पर। आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। R1 डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण E1 है, ठीक। और R2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ठीक है। तो ये एक गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिकल हमने खींचा है, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। अच्छा, एक मिनट, पिछले वाले में एक बात और कहनी थी, ध्यान आया। यहाँ मैंने बताया E1 E2 E3 नॉट इक्वल। अगर ऐसा होगा तो E जो है इंटीग्रल के बाहर नहीं आ पाएगा, जैसे यहाँ इतनी आसानी से हमने बाहर कर दिया, यहाँ से बाहर कर दिया लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर कर दिया। ये तभी बाहर होगा जब कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब मान लेते हमने गॉसियन सरफेस ऐसा सिलेक्ट किया है, जो इलेक्ट्रिकल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंस R1 इज नॉट इक्वल टू R2, क्यों? क्योंकि R1 इज लेस देन R2, तो इक्वल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण E1 जो है, E1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन E2। दैट मीन्स E1 इज नॉट इक्वल टू E2, ओके। क्योंकि हमें पता है प्रीवियस नॉलेज से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R इज KQ बाई R स्क्वायर, यानी चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे मैंने पढ़ाया था कि जैसे एक सोर्स चार्ज Q है, ओके, यहाँ पर सोर्स चार्ज Q है, इस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ बाई R स्क्वायर, मैंने पढ़ाया था। तो ये देख रहे हैं दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर R चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा। तो यानी ऐसा अगर गॉसियन सरफेस इलिप्टिकल या अनसिमेट्रिक हमने सिलेक्ट किया तो E कांस्टेंट नहीं हो सकता। E, एक सेकेंड, अगर E कांस्टेंट नहीं हो सकता तो ये जो इंटीग्रल की बात कर रहे थे E.dA, तो उस केस में E बाहर नहीं आ पाएगा। ये हम ऐसा नहीं लिख सकते इसको, E.dA cos थीटा, ऐसा नहीं लिख सकते हम। तो फिर गॉसियन सरफेस की जरूरत क्यों पड़ी सिमेट्रिक गॉसियन स्पेस की? ये तो जानना पड़ेगा। तो कुछ हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करें। इस तरह का ड्रॉ करें जिसमें E कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। तो इस तरह से हम नहीं ले सकते इलिप्टिकल या अनसिमेट्रिक। हमको सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस चाहिए जिसके R डिस्टेंस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो ऐसा आगे बढ़ के नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक गॉसियन, ये पॉइंट चार्ज Q है, ये पॉइंट चार्ज Q है, ओके, ये पॉइंट चार्ज Q है। और यहाँ से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले पता लगाना। ये R डिस्टेंस है, मान लेते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E पता लगाना इस पॉइंट पर, ठीक है। तो
ये डिस्टेंस r है, तो इसको समझने के लिए हम ये डिस्टेंस r1 मान लेते हैं और इधर दूसरी कोई पॉइंट है Q पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 मान लेते हैं, ठीक। और ये इसको E1 मान लेते हैं और ये डिस्टेंस R2 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि R1 और R2 जो है, ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है स्फेरिकल है। क्या है, स्फेरिकल है। तो R1 इज इक्वल टू R2 है, तो विच इम्प्लाइज E1 इज इक्वल टू E2। यानी इस केस में लाइन इंटीग्रल अगर लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, तो इसमें ई जो है बाहर आ जाएगा, ई जो है बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ डी ए कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ तक तो आसान हो जाएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता है कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रल या डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस हमने स्फेरिकल ड्रॉ किया है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो व्हेन चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर नॉर्मल टू सरफेस एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब आगे थोड़ा देखें। और अब यहाँ तक तो कंडीशन सॉल्व हो गई कि ई डी ए कॉस थीटा को हम ये लिख सकते हैं ई बाहर कर दिया। अब ये हो गया डी ए कॉस थीटा। अब हमने कंडीशन लिखी थी कि ऐसा सरफेस सेलेक्ट करें जिसमें थीटा या तो 0 हो या थीटा 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर देखें, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा हुआ, ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर थीटा 0 है, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है। जहाँ यहाँ पर और अच्छा से दिखाया गया, ये डी ए और ई पैरेलल है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। और 90 डिग्री भी होता है, जैसे ये देखिए, ये जो है लॉन्ग इन्फानाइट लाइन चार्ज है। ये क्या है, इन्फानाइट लाइन चार्ज, इन्फानाइट लाइन चार्ज है ये। ओके, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन क्यों हुआ ये थोड़ा आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल हुआ गॉसियन सरफेस। कैसे हुआ आगे पढ़ाएंगे, पूरी टॉपिक इस पर है। तो मान लेते हैं कि अगर इन्फानाइट लाइन चार्ज को कवर करते हुए जो ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है ये सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। और अगर इस पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट ए मान लेते हैं, और ये पॉइंट ये आर डिस्टेंस पर है, यहाँ पर ये भी पॉइंट बी है जो आर डिस्टेंस पर है। अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी पता है कि इसी डायरेक्शन में लिया जाता है, मतलब सरफेस एरिया के नॉर्मल लिया जाता है एरिया वेक्टर। ये तो मैंने लास्ट तीनों क्लास में पढ़ाए हैं कि एरिया सरफेस जो है जब वेक्टर के रूप में कंसीडर करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में एक्ट करता है अपने ही सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, राइट। और यहाँ पर देखें, ये डी ए स्मॉल एरिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, ये जो देख रहे हैं आप, ये है इधर की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी ए इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो ऑब्वियस है कि यहाँ फ्लक्स इस साइड से 0 होगा, इस साइड से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 0 होता है, ठीक। तो आपने समझ लिया कि अगर मान लेते, समझने के लिए अब आगे बढ़े, यहाँ पर मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, जैसा कि इस केस में है, तब ये क्या हो गया
ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ई और ये हो गया डी ए। ओके, ये गोल साइन जो हमने दिया है इसका मतलब है सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया डी ए, टोटल सरफेस इंटीग्रल। अब ये बच गया, तब तो ये बहुत आसान हो गया, केवल एरिया पता लगाना है। और एरिया क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, या तो सिलेंड्रिकल हो या गॉसन सरफेस हो या क्यूब हो, इस तरह का। तो अब डीए पता लगाना है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन के साथ, इसको सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया डीए बोलते हैं। तो ये बताता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया, जैसे यहाँ पर देखिए इसका टोटल सरफेस इसके लिए बता दे रहे हैं। यहाँ पर इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये डी ए है, यहाँ पर ऐसा ही डी ए होगा, यहाँ पर ऐसा ही डी ए होगा, यहाँ पर ऐसा ही डी ए होगा। इसी तरह से बहुत सारे डी ए हैं, सबको एक के बाद एक जोड़ते चले जाएं। डीए का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल एरिया और इक्वल एरिया पूरे सरफेस पर कंसीडर किया गया है। सबको अगर जोड़ते चले जाएंगे तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, जो सरफेस का एरिया है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ओके, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, 4 पाई, अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है तो 4 पाई r²। ओके, राइट। तब आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब आपको गॉस लॉ जो है बहुत ही आसान लगेंगे, और उसके एप्लीकेशन, उसके क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। अब पहला टॉपिक है हमारा, पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज क्यों है, इसको सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। ओके, सोर्स चार्ज बोलते हैं। ठीक, इसके कारण यहाँ पर पहले अगर इस पूरे ये चार्ज क्यू के कारण निकालना है, तो चार्ज क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज है। ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है ये क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज को सिमेट्रिकली स्फेरिकल माना जाता है, इसलिए सरफेस गॉसियन सरफेस इसका क्या होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। ठीक, तो यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इसमें हमको ई पता लगाना है, ई की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर क्या होगा, ये पता लगाना है। ठीक, हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर बता दें, एक बात याद आई, अगर ई पता हो तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना है गॉसियन सरफेस में वो पता चल जाएगा, क्यू। और अगर क्यू पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पता चल जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात, अगर ई जो है नॉन है तो क्यू इनसाइड कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर पता चल जाएगा। और अगर क्यू इनसाइड पता है, नॉन है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ई कांस्टेंट है, इस पॉइंट पर सब पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंट पॉइंट पर सेम है। यहाँ भी आर डिस्टेंस है, यहाँ भी आर ही डिस्टेंस है, जहाँ कहीं भी लें ये डिस्टेंस कितना पड़ेगा, आर, स्मॉल आर, सब जगह डिस्टेंस सेम है। ठीक, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा,
ई होगा, मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा, तो ई को अब इसे ब्रेक करते हैं हम पहले। तो ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो है ई और डी ए के बीच एंगल है, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ से ई बाहर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ई बाहर आ गया, यहाँ से ई बाहर आ गया। अब बच गया अंदर, क्या बच गया, डी ए कॉस थीटा। तो थीटा तो यहाँ कितना है, दोनों के बीच एंगल दोनों पैरेलल है, ई और डी ए पैरेलल है, ई पैरेलल टू डी ए है। ओके, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 होगी, और जब ये 0 होगी तो ये 1 हो जाएगा। तो केवल अब हमें ये पता लगाना है, अच्छा इसको यहाँ क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई, और ये बचा सिर्फ, और ये टोटल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू इनसाइड द क्लोज सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई क्यू इनसाइड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कुलम्ब्स लॉ में जैसा पता लगाए थे। ये क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट में न्यूटन पर कूलम्ब, इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज पर आने से पहले अब हम आपको अच्छी तरह समझाते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस इज एन इनक्लोज सरफेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस थ्रू विच द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कैलकुलेटेड। गॉसियन सरफेस हेल्प इवॉल्वेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिमेट्री ऑफ चार्ज। ये देखिए, आप समझ में आ गया कि पॉइंट चार्ज है तो ये स्फेरिकल क्यों है, इन दोनों के बीच एरिया क्या है, 0 है, 0 डिग्री है दोनों के बीच एरिया। ये क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, ये जो है सिलेंड्रिकल वायर है, उसके कारण गॉसियन सरफेस है। और कैसे बना है ये आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या है अभी नहीं बता सकते, ये इसी का एक रूप है। ये जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसी चीज़ को ये बताता है, ये फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक, तो और हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू, यानी एक स्फीयर है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है, प्लस क्यू है। यानी हमने पॉइंट चार्ज इस बार नहीं लेकर एक ऐसा फुटबॉल टाइप सरफेस का हमने स्फेरिकल चार्ज सरफेस लिया है, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एरिया, सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई पता लगाना है। तो गॉसियन सरफेस सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए नहीं है, सभी चार्ज को इंक्लोज कर सकते हैं, और जैसा चार्ज वैसा गॉसियन सरफेस, याद रखिएगा। अब ये चार्ज क्या है, स्फेरिकल है, तो ऑब्वियसली ये 3 डायमेंशनल होगा, स्फेरिकल सरफेस। ठीक, उसके अंदर चला गया। अब चाहे ये पॉइंट चार्ज के रूप में रहे, चाहे स्फेरिकल चार्ज के रूप में रहे, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि पॉइंट बाहर हम ले रहे हैं। तो पॉइंट जो है आउटसाइड लिया है हमने। तो फर्स्ट फाइंड ई आर एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर एंड अप्लाई गॉस लॉ यूजिंग द गॉसियन सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक्चुअली जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना रहता है, वहाँ से उस पॉइंट से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया गया है, उससे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया गया है। ओके,
तो व्हाट इज फ्लक्स, देखिए अब इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में मैंने इसको सॉल्व किया कि फर्स्ट फाइंड ई आर। ठीक, तो इसके लिए देखेंगे व्हाट इज इनक्लोज चार्ज, तो क्यू है, ये चार्ज कितना है, क्यू है। ओके, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, कैपिटल आर। ठीक, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, तो फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए। तो यहाँ से ई डी ए कॉस थीटा, ये तो पता ही कि यहाँ जो एरिया वेक्टर है और ई दोनों को भी 0 डिग्री एंगल है, इसलिए डी ए कॉस थीटा हट जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा हट जाएगा। ओके, कैंसिल हो जाएगा। अब ई कांस्टेंट है ऑन एवरी पॉइंट, चाहे यहाँ लें चाहे यहाँ पॉइंट लें चाहे यहाँ लें, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो ये ई बाहर आ गया। अब टोटल एरिया मान लेते हैं, टोटल एरिया सरफेस का कैपिटल ए हमने लिखा, तो वो कितना हो जाएगा, 4πr²। ठीक, अब फ्लक्स फाई हमने निकाल लिया, तो फ्लक्स फाई लेकिन गॉस थ्योरम से क्या होता है, Q/ε0। ओके, तो फ्लक्स यहाँ से लें, यानी इसको इक्वेशन 1 मान लें आप और इसको इक्वेशन 2 मान लें, दोनों को इक्वेट करें तो Q/ε0 क्या हो जाएगा, फाई, और फाई इक्वल टू ई 4πr²। तो ई आर क्या हो गया, 1/4π। ये ठीक उसी तरह हुआ जैसे पॉइंट चार्ज की, लेकिन ये अप्लीकेबल है जब डिस्टेंस जो है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है वो आउटसाइड स्फीयर रहे। अगर इनसाइड रहेगा तो उसका अलग क्वेश्चन बनेगा। अगर मान लीजिए पॉइंट इनसाइड रहता तो एक अलग गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता और वो देखना पड़ता क्या है, वो आगे पढ़ाएंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और गॉसियन सरफेस भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब डिफरेंट डिफरेंट शेप का देखते हैं। अब ये मान लेते हैं ये नंबर, एक सेकेंड, दूसरा है हमारे पास पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो ये जो वायर है, मान लीजिए ओपन वायर है, मतलब इंसुलेटेड नहीं है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक वायर पर, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इन्फिनाइट लेंथ का है ये। तो इसके कारण आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो पता लगाना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें लैम्डा क्या लिया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द लाइन। तो हम इसको ऐसे गॉसियन सरफेस से इनक्लोज करेंगे जो सिमेट्रिक हो। तो ये जो है सिलेंड्रिकल वायर माना जाता है। वायर को कैसा माना जाता है, सिलेंड्रिकल, ट्यूब की तरह। जैसे घर में ट्यूब लाइट है तो आप उसको क्या कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में कह सकते हैं, और उससे आर डिस्टेंस पर मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड पी निकाल रहे हैं और दूसरी साइड जस्ट अपोजिट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड पी डैश पर निकाल रहे हैं, तो दोनों आर क्या है, सेम हो, सेम डिस्टेंस लिया है। तो इसी तरह से चारों ओर ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा चारों ओर, और सिलेंड्रिकल वायर से इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर पॉइंट पर। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं किस तरह से, जैसे ये देखिए सरफेस पर नज़र आ रहा है, ये जो सरफेस है उसको ये मान लें आप, इस तरह से इस सरफेस को मान लें। ठीक है, तो यहाँ से 3 डायमेंशनल व्यू है, 3 डायमेंशनल व्यू से आपको अच्छा समझ, ये भी वैसा ही है 3 डायमेंशनल। तो उम्मीद है कि आपको 3 डायमेंशनल फिगर में सब कुछ अच्छा समझ आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे कार निकालेंगे, ये तो इन्फिनाइट लेंथ है, तो उतने लेंथ का जो अंदर इंक्लोज्ड हो, जितना इंक्लोज हो उतने लेंथ का हम कंसीडर करेंगे। ठीक, तो ये हो गया ये अंदर का इनसाइड क्लोज्ड सरफेस यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो जितना वायर इंक्लोज्ड है उसका ही चार्ज देखेंगे कि उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट पेज में इसे हम सॉल्व करते हैं, पता लगाते हैं। तो ये आर डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते क्या है, ई मान लेते हैं। ठीक, तो गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। ओके, ये क्या हो जाएगा,
इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल्स बता ही चुके, अब क्या बताएं, ई डी ए इज इक्वल टू, इसके अंदर चार्ज कितना इंक्लोज है, फिलहाल अभी मान लेते हैं क्यू है इनसाइड में चार्ज, क्यू आई है, तो क्यू आई बाई अब साइलेंट नोट, अब ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हमने हर तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, 0 डिग्री, ठीक। और ये ई क्या हो गया, इंटीग्रल के बाहर आ गया, ये सरफेस इंटीग्रल है, ये बाहर आ गया, और कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू कितना चार्ज होगा यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट लेंथ के लिए कितना है लैम्डा, तो एल लेंथ के लिए चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा एल, ऑब्वियस है, तो ये हो जाएगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो यहाँ से ई और सिर्फ एरिया बच गया डी ए इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम सरफेस कौन सा कंसिडर करेंगे, ये सरफेस कंसिडर करेंगे, ये सरफेस जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक। तो सिलेंड्रिकल सरफेस कितना होता है, एरिया कितना होगा इसका, इस सरफेस का एरिया कितना होगा 2πr_l, ये आप जानते होंगे 2πr_l, तो यहाँ से ये हो गया ई 2πr_l इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो यहाँ से एल और एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो गया, ई की वैल्यू हो गया लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये हो गया डिजायर्ड रिजल्ट, ओके। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एक चीज़ और कहना था कि ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने तब एनालिटिकली भी कैलकुलेट किया था, कि माना था कि जैसे एक वायर है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना होगा, ये ये एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में कितना होगा के लैम्डा डी साइन अल्फा प्लस, अगर ये इन्फिनाइट ले लेते थे, हम पढ़ा चुके हैं आपको, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे तो उसके तीसरे या चौथे लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया था कि कोई इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, उसके कारण डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, इन्फिनाइट जाने पर अल्फा और बीटा दोनों π/2 हो जाता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये जो सरफेस है, ये जो लाइन चार्ज है उसके परपेंडिकुलर 2 के लैम्डा बाई डी, तो ये दोनों एक ही है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, ई इज इक्वल टू क्या है 2 के लैम्डा बाई डी, तो हम जानते हैं के को क्या लिखा जाता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहले से यहाँ डी है और यहाँ क्या है इंटू लैम्डा, तो हमने यहाँ पर के की वैल्यू रख दी, के क्या है कुलम्स कांस्टेंट है, के की वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, और डी को यहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं एल से, एल डिस्टेंस, ये डी इज इक्वल टू एल मान लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, तो ये एनालिटिकल मेथड से इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम भी तब हमने करवाए थे, तो ये दोनों एक ही चीज़ है जो हमने इस मेथड से किया है कैलकुलेट, ये बहुत इजी मेथड है गॉस सरफेस से यूज करना, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके पता लगाना बहुत आसान है, और ये तो बहुत टीडियस वर्क था, बहुत सारे इंटीग्रेशन इन्वॉल्व थे इसमें, तब जाकर ये आया था रिजल्ट, ओके। तो इसी पर बेस्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते कहता है कि इन्फिनाइट लाइन ऑफ, एक मिनट, मान लेते इन्फिनाइट लाइन का
इन्फिनाइट लाइन का एक वायर है, इससे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मानते लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, तो ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये पता है, हमने अभी भी बताया है कि ई क्या होता है, ड्यू टू लाइन चार्ज 2k बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × k की वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ इंटू लैम्डा बाई आर कितना हो जाएगा, 2/100, क्योंकि ये 2 जो है सेंटीमीटर में, इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 2/100 मीटर हो जाएगा। ओके, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻7, सॉरी ई नहीं, लैम्डा, ई नहीं है, लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। ओके, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज, मतलब एक पतला, मतलब बहुत ही थीन, जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, चार्ज्ड है, उसके कारण ये है जैसे यहाँ ये दिखाई है, ये जो है थीन शीट ऑफ चार्ज है और इन्फिनाइट है साइज में, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो इसी को रफली हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि एक सर्कुलर जो है, सर्कुलर एरिया कंसीडर किया है, यहाँ पर सर्कुलर एरिया कंसीडर किया है, ठीक। अब इस सर्कुलर एरिया से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर से बाहर आएगा, ये देख रहे हैं, एक इधर से बाहर आएगा और दूसरे साइड से इधर बाहर आएगा, और दोनों का सोर्स ऑफ चार्ज एक ही है, क्योंकि ये थीन है, बहुत ही थीन है, नेग्लिजिबल थिकनेस है इसकी, तो दोनों का सोर्स चार्ज एक ही है, कितना है, जितना कि ए एरिया के अंदर कंटेंड है चार्ज। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जाएगा, ठीक, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह और इस तरह से जाएगा। ओके, तो ये एक सिलेंड्रिकल बन जाएगा शेप। हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस यूज करना है, तो ऑटोमेटिक ये सिलेंड्रिकल हो गया, क्योंकि यहाँ से देखा जाए, ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये जो ड्रॉ किया है, हमने अपने तरफ से सिर्फ स्मॉल चार्ज माना था, एक चार्ज सरफेस चार्ज एरिया माना था ये। अब ये इन्फिनाइट है तो सभी को तो नहीं ले सकते ना हम, ये तो इम्पॉसिबल है, तो हमने सर्कुलर चार्ज डिस्क टाइप का जो है सिलेक्ट किया है, ये डिस्क टाइप का सर्कुलर शेप में है, ठीक है। तो इसके दोनों साइड में, डिस्क भी मत बोलिए, उसको भी थिकनेस होती है, मतलब उससे भी पतला, टीन की जैसे चादरें होती है इस तरह की। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो अब हम गॉस थ्योरम यूज करें, तो उसको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं हमने प्लेन शीट को इस तरह से हमने ड्रॉ किया, प्लेन शीट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, चार्ज तो दोनों साइड नजर आ रही है। ओके, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एक लेफ्ट साइड, उसी तरह से यहाँ भी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड एंड नॉर्मल टू सरफेस। क्या होता है, हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये बाहर के अवे होगा,
अवे फ्रॉम चार्ज शीट। तो ये क्या है, चार्ज शीट है, चार्ज शीट है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना, और ये इन्फिनाइट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ गए। तो ये भी इसी तरह का होगा। अब अगले पेज में इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है, ठीक, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आउट हो रही है। तो यूजिंग गॉसियन थ्योरम, यूजिंग गॉस लॉ, ओके, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ई तो हर पॉइंट पर यहाँ यहाँ ई है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक, यहाँ पर ये 1 मान लेते हैं सरफेस जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, इसको 2 मान लेते हैं। ओके, तो 1 ई तो है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई तो सेम है, राइट, लेकिन एरिया कितना है, एस, इसका एरिया ए मान लेते हैं। तो ए प्लस एरिया ए, क्योंकि एक हो गया फ्रंट साइड का और एक हो गया इसके बैक साइड का, ये है बैक साइड, बैक साइड है, ठीक। तो एक बैक साइड का हो गया, ओके, और डेट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है, मतलब यूनिट एरिया के लिए, यूनिट एरिया के लिए सरफेस चार्ज कितना है, सिग्मा। तो ए एरिया के लिए कितना होगा, ए एरिया के लिए होगा सिग्मा ए, राइट। तो ये हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ये हो जाएगा ई इंटू 2a, ओके, इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर लिख दें। सो ई इज इक्वल टू हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया रिक्वायर्ड रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, राइट। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहना था, यहाँ एक बात और ये कहनी थी, यहाँ बता देता हूँ कि जो हमारे पास जो निकली है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वह हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही निकला है ना, चेक कर लें आप एक बार, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये जो है इसमें डिस्टेंस आर नहीं है, ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आर, ये जो आर डिस्टेंस लिया था इससे इंडिपेंडेंट आया है एक्सप्रेशन। इसका मतलब हुआ कि चाहे पॉइंट पी यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे इतना दूरी पर हो या यहाँ पर हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। कितना रहेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, क्योंकि ये लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें आर नहीं आया है, डिस्टेंस आर टर्म, सब जगह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके, अब मान लेते 2 प्लेन शीट लिया हमने। ओके, ये देखें, एक पर सिग्मा 1 चार्ज है, एक पर सिग्मा 2 है। तो सिग्मा 1 किसके इक्वल है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा की इक्वल है, ओके, और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा की इक्वल है। तो इसके कारण ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके कारण अब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक देखें, एक इधर गया और एक इधर गया, जो अभी बताया, और उसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई, ये ई की वैल्यू कितना है, अभी बताया था, ई की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, मतलब E1 कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये चार्ज शीट है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हर जगह एक ही होगा, मैंने अभी भी बताया है। इस शीट के उधर भी होगा यहाँ तक,
इस सीट के उधर भी होगा, सबकी वैल्यू सेम रहेगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब नेगेटिव चार्ज के कारण टुवार्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये देखिए टुवार्ड्स है, देख रहे हैं टुवार्ड्स, ये जा रहा है टुवार्ड्स, और यहाँ पर भी है टुवार्ड्स। और फिर इस साइड में देखेंगे तो यहाँ से भी ये इस तरह से ये टुवार्ड्स है। तो ये E2 हो गया, E2 हो गया, E2 हो गया। तो ये रीजन 1 मान लेते हैं, रीजन 2 मान लेते हैं, रीजन 3 मान लेते हैं। ठीक, तो रीजन 1 में इधर अवे है, इधर टुवार्ड्स है, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या हो गया, जीरो। इधर भी अवे है और ये टुवार्ड्स है, तो ये भी कैंसिल होके क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये जो यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि सिग्मा 1 इधर है और सिग्मा 2 इधर है। अच्छा, और दोनों के बीच में देखते हैं, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, तो दोनों सीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सीट के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा 2 बाई, तो ये आप ऐसे कैलकुलेट करें, E इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा ही है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो 2 कैंसिल हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आगे देखते हैं। अब एक नया केस कंडक्टिंग सरफेस पर कंसीडर करते हैं, क्योंकि इससे आगे का सभी चैप्टर कंडक्टिंग सरफेस पर होगा। तो एक बेसिक रूल जान लें कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज दिया जाता है, उसको चार्ज किया जाता है, तो चार्ज जो है इनसाइड द सरफेस नहीं रहता है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ये है, ये मान लेते हैं एक प्लेट है, ठीक, मेटलिक प्लेट है, ठीक, और इस पर एक्सेस चार्ज दिया, तो चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट ओवर द आउटर सरफेस, डिस्ट्रीब्यूट ओवर द आउटर सरफेस। ओके, चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो व्हेन, यहां से देख ले, व्हेन ए चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टिंग प्लेट, it distributes over the entire outer surface of plate. The surface charge density sigma is uniform and is same on both surfaces if plate is of uniform thickness and of infinite size. तो मान लेते हैं ये प्लेट है। अब सीट और प्लेट में अंतर क्या है कि बहुत सारे इक्वल सीट मिलाएंगे तो मोटा जो है, मोटा थिकनेस वाली जो है बन जाएगी इस तरह से, इस तरह से जैसे देख रहे हैं आप, ये मोटा सीट बन गया। इसको सीट मतलब थिन नहीं बोल सकते, इसके अंदर वॉल्यूम है, इसके अंदर वॉल्यूम है, तो इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके आउटर सरफेस पर चार्ज है। तो मान लेते हैं ऐसा ही ये सीट हमने कंसीडर किया है। पिछले वाले सीट में और इसमें फ़र्क इतना है कि फ्लक्स, एक ये इसकी दो सरफेस है, एक ये है जो इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में इधर भी कर रहा है उसके कारण। लेकिन साथ में ये जो है दूसरा जो रेड रिंग है, रेड रिंग जो कंसिडर किया, इसके आउटर पर जो चार्ज है ये भी दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक चार्ज के लिए मतलब एक ये जो हमने दिखाई है, मान ले रेड मान लेते हैं, रेड वाले के कारण, एक सेकेंड ठहरना, मैं इसे हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन होती है, केवल आप ऐसे मान लें। इसमें क्या है कि दो सरफेस है, एक रेड वाली फ्रंट साइड में है और ये ब्लैक ब्लू टाइप का जो है बैक साइड में है। ओके, ब्लू टाइप में बैक साइड में है। और एक अगर एक रिंग, अगर ये जो सर्कुलर प्लेट कंसीडर करेंगे, एक इस तरफ
और एक सर्कुलर प्लेट इस तरफ कंसिडर करेंगे, तो दोनों जो है दोनों साइड में फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, यानी डबल डबल होगा। ये फ्लक्स जो है जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो केवल एक प्लेट रेड रिंग वाले के कारण नहीं है, ये जो बैक में है उसके कारण भी है, और यहाँ पर भी वही है, रेड रिंग के कारण भी है, और ये ब्लू वाली जो है सर्कुलर डिस्क टाइप का जो सरफेस है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, अब टाइम कम है, कंडक्टर को भी पढ़ाना है। तो ई डॉट डी एस ओवरऑल क्या हो जाता है, ई इंटू एरिया, तो ई एस, ये गॉस थ्योरम हमने शॉर्ट करके लिखा है, ये क्यू इनसाइड वाई एप्सिलॉन नॉट। तो एस यहाँ कितना है, एक चार्ज जो है दोनों साइड में प्रोड्यूस कर रहा है फ्लक्स, ठीक है। तो सरफेस कितना हो गया 2s0, क्योंकि इधर भी फ्लक्स है और इधर भी फ्लक्स है, ओके। और चार्ज जो है दो है, एक का चार्ज मान लेते हैं सिग्मा, चार्ज कितना होता है, चार्ज अगर निकालेंगे Q तो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया S, ओके। तो यहाँ S कितना है 2 है, क्योंकि इस तरह से जो बनाया है ना हमने एक प्लेट और ये एक दूसरा प्लेट बनाया है, तो ये इंडिविजुअली अपना अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और ये इंडिविजुअली अपना अलग कर रहा है, दोनों साइड में कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 2s0, जहाँ s0 मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया है, तो ये s हो गया 2s0। तो q इनसाइड क्या हो जाएगा, तो Q इनसाइड कितना हो गया सिग्मा इंटू 2s0। तो ये क्लियर हुआ आपको कि यहाँ पर दो चार्ज, आप पूरे प्लेट को भूल जाएं, आप पहली बात एक मोटा थिकनेस वाली जो प्लेट है उसको, कंडक्टिंग प्लेट को आप भूल जाएं। मान लेते हैं यहाँ पर एक जो है सर्कुलर चार्ज्ड प्लेन शीट है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और इधर भी होगा एक, तो एक चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अब ये रेड वाली जो है दूसरे साइड में है, और मतलब प्लेट के दूसरे साइड में ये हमने सर्कुलर सरफेस चार्ज कंसिडर किया है, तो उसके कारण भी फ्लक्स दोनों साइड में हो गए। तो इसका मतलब चार्ज भी डबल है और एरिया भी डबल है। तो एरिया डबल तो समझ में आ जाता है, S इक्वल टू 2s0, ठीक ठीक। तो चार्ज भी जो है सिग्मा इंटू एरिया, तो टोटल एरिया कितना हो गया, एक इस ब्लू वाली सर्कुलर सरफेस चार्ज और एक रेड वाली सर्कुलर सरफेस चार्ज, तो ये हो जाएगा 2s0 यहाँ ये हो गया Q इनसाइड। अब यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से यहाँ देखें E इंटू 2s0 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2s0, और यहाँ से s0 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी R नहीं है, ये भी क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन या डिस्टेंस R। इसका मतलब हुआ कि मैं आपको बता दूं थोड़ा यहाँ पर, ये मान लेते हैं कि सरफेस मान लेते हैं ऐसे ऐसे इस तरह से है, तो इसके हर पॉइंट पर मेटलिक कंडक्टर के हर पॉइंट पर जो मेटलिक कंडक्टर चार्ज है, ये ध्यान रखना, जो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइड, तो चाहे यहाँ पर लें तब भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे यहाँ पर लें तो परपेंडिकुलर होना चाहिए और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। यहाँ पर अगर कंसिडर करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कंडक्टर के चारों ओर जिस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर ले रहे हैं यहाँ पर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। जहाँ कहीं भी ले रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह जो है परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम प्लेट कंडक्टर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। उम्मीद है ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर भी।
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज कितना होता है, डायरेक्टेड नॉर्मली टू सरफेस एट एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एनी पॉइंट लिख दिए, कहीं भी, किसी भी जगह, हर जगह। अब आते हैं कंडक्टर पर, थोड़ा कंडक्टर पढ़ा दें। ये एक, ये जो है कंडक्टर के अंदर का सीन है, थ्री डायमेंशनल है, अंदर का सीन है। यहाँ ये क्या है, एक मिनट, हाँ ये क्या है, फिक्स्ड आयंस, फिक्स्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव मेटल आयंस, फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस, ओके, फिक्स पॉजिटिव आयंस है, जिसको इमोवेबल मानते हैं, मतलब जो मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल आयंस है। ओके, और ये फिक्स्ड है अपने अपने जगह पर, ये टाइटली जो है एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड होते हैं। और आप जानते हैं मेटल कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में जो है बहुत सारे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो रैंडमली मूव करते हैं, इधर से उधर, उधर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कहीं यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, एक दूसरे से कोलिजन हो रही है, या आयन से कोलिजन हो रही है और अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। ओके, अब कंडक्टर को इस तरह हमने रिप्रेजेंट किया टू डायमेंशनल फिगर में कि ये पॉजिटिव आयन से जो इमूवेबल है, ये पॉजिटिव आयन से जो फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड। और ये जो देख रहे हैं डॉट, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री मूव कर रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा कि अगर हमने इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दिया, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो लेफ्ट से राइट है, ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट, एक सेकेंड, लेफ्ट से राइट, रेड लाइन से आपको दिखाया गया है, रेड लाइन क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, ये इमोबाइल चार्ज तो नहीं मूव करेगा, यानी पॉजिटिव आयन जो फिक्स चार्ज है वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा और वो किधर की तरफ मूव करेंगे, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने पहले बता दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, आप हमेशा ये मान लो ना सीधे कि यहाँ कोई सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ठीक, और इधर सोर्स चार्ज नेगेटिव है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से इधर की ओर, और ये पॉजिटिव साइड है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर की ओर। क्लियर है आपको, सभी इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे, अलाइन हो जाएंगे, ड्रिफ्ट करेंगे इधर की ओर, ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या क्या हो सकता है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इकट्ठे होकर इस साइड में, इस साइड में इकट्ठे हो जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव, ये सब हट जाएंगे, ये सब हट जाएंगे और केवल पॉजिटिव आयंस यहाँ बच जाएंगे। ओके, आगे देखें, अब ये आप व्यू करें, आप खुद समझिए, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इस डायरेक्शन में। ओके, ये रेड से यही दिखाया गया है, ये रेड जो है यही इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इधर एक डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है। ठीक, तो अंदर में क्या होंगे, देख रहे हैं आप कि पॉजिटिव आयन को छोड़कर, पॉजिटिव आयन को छोड़कर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव फील्ड क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ पर एक पॉजिटिव फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो ये यहाँ दिखाया गया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और जो कंडक्टर हमने प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी टॉपिक में बता देता हूँ, थोड़ा हड़बड़ी में रह गई मेन चीज़ बताना, कि कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस
व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो ये बन गया एक साइड नेगेटिव और ये साइड बन गया पॉजिटिव प्लेट के अंदर। तो प्लेट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इधर से इधर की ओर, जिसको हमने ई इंटरनल लिखा है, यहाँ पर ये है ई इंटरनल इधर की ओर है, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जितनी ई की वैल्यू यहाँ है, जितनी अंदर न सेटअप हो जाए। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ओके, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। आज की क्लास यहीं तक है। अब अगले लेक्चर में कंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में बताएंगे, और ढेर सारा न्यूमेरिकल कराएंगे जो इस लेक्चर में नहीं करा सका हूँ मैं, थ्योरी इतनी ज़्यादा थी। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।